खंड की खबरों की और खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसमें कई किसान घायल हो गए। आपको बता दें कि किसान काफी दिनों से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर के किसान यूनियन के कई नेता और किसान देहरादून ऊर्जा भवन पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को रोकने की कोशिश की, जिसमें किसानों और पुलिस के बीच में झड़प होने लगी। इसके साथ ही इस दौरान किसानों ने वहीं पर बैठ करके धरना भी दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता मनीष कागरान ने किसान नेताओं से बातचीत की है, देखिए उनकी रिपोर्ट। टोल प्लाजा पे है और यहाँ पर किसान आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखें वहीं यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो हरिद्वार जो बहादुराबाद टोल प्लाजा पे है, धरना दे रखा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष है राठी जी। बात करते हैं राठी जी, स्मार्ट मीटर की तो मांग चल रही थी कि इसको बंद करा जाए सरकार का, ये कई दिनों से कई कार्यक्रम भी हुए, पर आज बहादुराबाद टोल प्लाजा में धरना क्यों? टोल प्लाजा पर धरना इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ के किसान जो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विजय शास्त्री जी के देहरादून ऊर्जा भवन पर जा रहे थे। स्मार्ट मीटर ना लगने की मांग थी और अन्य मांगों को लेकर वहाँ जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा यहाँ बहादुराबाद टोल पर लाठीचार्ज किया गया। तो उसके विरोध में यहीं बैठ के किसान, और अभी किसान भाई अभी आने लग रहे हैं हमारे। देखो, ये देश किसानों का देश है, जो कहते तो यही है कि भाई कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार है किसान पर और जवान पे होता है। अभी हमारे यूपी में टोल पड़ता है भूनी टोल, उसको भी एक जवान को पिटा गया परसों, और आज यहाँ किसानों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये धामी सरकार को बहुत भारी पड़ेगा है। अब बता दूं आपको, एक गाजीपुर का आंदोलन 13 महीने चला था, धामी सरकार 13 दिन नहीं झेल पाने की चीज को। अभी देखना, आप शाम तक देखना है कितने किसान पहुंच जाएंगे। सिसोले में पंचायत है 5 बजे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उस पर सब चढ़ने का काम करेंगे। जिला जी, स्मार्ट मीटर से दिक्कत क्या है? स्मार्ट मीटर के बिल इतने आओगे कि किसान नहीं दे पाएगा उस मीटर को, उसका तो पता ही नहीं। सेकंडों के हिसाब से उसके बिल आओगे, किसान को तो यही बिल नहीं दिए जा रहे, बिजली के इतने बिल हो, उसका बिल कहाँ से दे देगा? और जब किसी चीज से दिक्कत हो तो भाई ना लगाओ। ये तो जबरदस्ती होगी, हठधर्मी होगी लोकतंत्र में। ये कहाँ का इनका वो होने आए? शास्त्री जी, किसान अन्न पैदा करता है, पेट भरता है लोगों का क्योंकि अन्न पैदा होता है, क्या लाठियों के लिए भी बना है वो? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के नेता संविधान बनाने वाले क्या है कि देश ये किसानों का देश है, किसान देश का अन्नदाता है। और अन्नदाता की आप हालत देख रहे, क्या देहरादून राजधानी में किसानों को जाने का अधिकार नहीं है? क्या किसानों को केवल नेताओं का अधिकार है देहरादून राजधानी में जाने का? अगर हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से देहरादून में ऊर्जा भवन पर जा रहे, तो यहाँ पुलिस ने निहत्ते किसानों पर लाठियां बरसाई, छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां बरसाई। ये दुर्भाग्य है और हमने अपना धरना यही शुरू कर दिया। एक लाठी का हिसाब यहाँ से किसान स्टॉल से लेकर जाएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या रणनीति आगे की? रणनीति तो देख लियो आप, जो भी होगा। मैंने देखा कि प्रशासन लगा हुआ है मनाने में आप लोगों को, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। रणनीति क्या है? रणनीति तो सिसोली में पंचायत है 5 बजे, और वहाँ से जो आदेश होगा सब किसान उस पर चढ़ने का काम करेगा। ठीक है, रणनीति हमारी आई है, अभी बैठे हैं धरने बैठे, जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। अभी तो किसान पहुंच रहे हैं, अब तब तक सब नहीं पहुंचते उनके बिना क्या रणनीति बना ले। अब तो शुरुआत है यहाँ से, अब देखो धामी सरकार झेल लो ना किसानों को। शास्त्री जी, अध्यक्ष जी कह रहे शुरुआत है, जो घायल हुए किसान यहाँ से, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में उन्होंने देहरादून जा रहे थे, उन्होंने कुर्बानी दी संगठन के लिए, उन पर लाठियां बरसी। उन किसानों की कुर्बानी, जिन पर लाठियां बरसी, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, बच्चों पर लाठियां बरसा दी, तो इन्होंने बिल्कुल रहम नहीं करा। जिन जिन किसानों को लाठी लगी, उन एक लाठी का हिसाब लेकर किसान जागा, और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देगी। उनकी कुर्बानी कुछ ना कुछ ये रंग लाओगी, और कुर्बानी देकर ही कुछ ना कुछ मिलता है। देखिए, बिल्कुल देखिए, बताइए। 1 मिनट, मैं एक जो चोट लग भी जा चोट, भाई हमारे भी लग सके, तुम्हारे भी लग सके, कोई और भी लग सके, लेकिन पुलिस ने लठ मारे, हमने कहा हमारे बच्चों को बचा लो भाई, हमारे आदमी बचा लो। लोटे को पुलिस ने एम्बुलेंस आने को मना कर दी, हमें 2 घंटे रोक को रखा, अपने पे केस बनवा लिए। हमारा केस परमात्मा ढूंढेगा, परमात्मा। लेकिन हम हाथ जोड़ के भी काम करना चाहते हैं, किसान की विजय चाहते हैं, करना कुछ भी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात सही है, किसान घायल हुए हैं, कई सारे किसान घायल हुए हैं। जो किसान नेता वो कह रहे हैं कि जो किसान घायल हुए उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और यहाँ पर जो आगे जो पंचायत होगी उसके बाद ये धरने का फैसला कितना आगे तक जाएगा, यह दिशा इसकी निर्धारित होगी। ये धरने शाम को जो पंचायत होगी उसमें निर्धारित होगा। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान।
वहीं हल्द्वानी में करीब 22 दिन के बाद पुलिस ने ज्योति मेयर हत्याकांड का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतका के परिवार और पहाड़ी आर्मी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि वो पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इस मामले में एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार और संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एसआईटी जांच नहीं होती वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नहीं हूँ, मेरी लड़की पे ऐसा उछाला जा रहा है और अजय और उसका आरोप लगाया जा रहा है, तो उसकी बीवी को होना चाहिए उसमें कि उसको आपत्ति आनी चाहिए। और आपस में भाई भाई झगड़े हैं तो उस भाई ने इसको क्यों मारा, अपने भाई को मारता। खुलासा कुछ नहीं कर रखा है। पुलिस ने जो जन आक्रोश हो रहा था ना, ये न्याय देकर भी न्याय नहीं हुआ, उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। जो जन आक्रोश हुआ था उसको शांत करने के लिए पुलिस ने पूरा परपंच रचा है। उस अच्छी खासी लड़की पे इन्होंने एक चरित्रहीन वाला एक शब्द वो लगा दिया है। ये तो पूरे समाज की औरतों पर क्या कहते हैं उंगली उठ गई ना। उस अच्छी खासी लड़की पे इन्होंने उंगली उठा दी, उसको अवैध संबंध बता दिया। जिसको वो राखी बाती थी उसी पे अवैध संबंध बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर क्या कहते हैं वो जो अभय का भाई था अजय, अगर उसके साथ उसका अवैध संबंध था तो प्रॉब्लम उसकी बीवी को होनी चाहिए ना। ये छोटे भाई को क्यों हुई? उसकी बीवी को होनी चाहिए। उसकी बीवी और ज्योति में क्या कहते हैं ये मतभेद होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर क्या कहते हैं उसकी बीवी के जो भी है उसकी बीवी बोलती क्या, और दूसरी बात अभय ने मारा है तो क्या प्रॉब्लम उसकी क्या पता बीवी भी हो सकती है। जिस समय बॉडी मिली उस समय उनकी चाची ने कहा कि गला घूंटा गया है, तो वहाँ पे मौजूद पुलिस का जो कर्मचारी था उसने क्यों कहा कि ये बालों के निशान है, गले घोटने से मृत्यु नहीं हुई है। और अगर गला घोंट के पुलिस कह रही है मृत्यु हुई, तो फिर सर के पीछे जो चोट इतनी बड़ी लगी है वो कहाँ से लगी है? शरीर के कई हिस्सों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके शरीर में कई जगह चोट लगी हुई है, कई जगह सर के अंदर उन्होंने डायमेंशन भी बनाए हैं उसके कि इतने सेंटीमीटर की चोटें हैं, यहाँ कट है, यहाँ जला है, यहाँ सब कुछ बताया हमने, पेट में है ये। तो ये बताइए कि सिर्फ एक चुन्नी से गला घोटने से मौत हो गई करके आपने प्रेस मीडिया में कह दिया, तो उस समय क्यों नहीं कहा प्रथम दृष्टया? फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये कहो कि इसकी मौत आत्महत्या से हुई है? देखिए, कल पुलिस प्रशासन ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ज्योति हत्याकांड से पर्दा उठाया। एक मुख्य आरोपी जो अभय यदुवंशी उर्फ राजा को पकड़ा। उस खुलासे से परिजनों ने शाम को मुझे बताया कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि खुलासे में कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि जो अभय था और उसका बड़ा भाई अजय, वहीं रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में जंगलों में अवैध मिट्टी खनन का खेल बेरोक-टोक जारी है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी खनन माफिया दिन रात अवैध मिट्टी का खनन करने का काम कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सरकार को भी राजस्व का चूना लग रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद सेठ ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे खेत के बराबर में भराव करा जा रहा है, मैं बार बार देख रहा हूँ। रात को हम बाहर से ट्रैक्टर और वहीं पर मेरा बोरिंग है, मेरा बोरिंग में खनन माफियाओं ने तोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें कहा भी बाइक से क्यों कर रहे हो, तो मुझे धमकाया उन्होंने। और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ तक आई भी नहीं और आकर के उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर मैं उनसे बस बुझा के जब पुलिस के पास आया, पुलिस ने के वहाँ पुलिस वाले गए और गए के उनके कुछ नहीं कहा उन्होंने, और उन्होंने बराबर मिट्टी डालते रहे। मेरा वहीं पे बोरिंग है, बोरिंग भी तोड़ दिया उन्होंने। बहुत नुकसान है, बहुत। एक दिन रात को हम ही बाड़ बचे, हम ट्रक के नीचे आ गए थे, हाईवे भी चल रहे थे वहाँ, और हमारी टोयल पर एक दिन बदमाश भी आ गए थे, फिर पुलिस भी गई थी। लेकिन यह जो पुलिस है यही मिलकर काम करवा दी। खनन एक दिन बहुत आदमी गिरने से बचे। अभी बारिश में कम से कम 50 आदमी वीडियो हमारे पास जो वहाँ एक्सीडेंट हुए गिरे लोग। मिट्टी पड़ी थी रोड पर और बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो रहा। जितने भी चौराहे पर नए नए खनन है, बाल देख लो, परसों तरसों की मिट्टी पड़ी चौराहे पे, लखनऊ चौराहा या चौक के बराबर में। मुझे भी आपके माध्यम से भी पता चल रहा है, तो उसकी कार्रवाई करेंगे हम। तो आप इससे पहले तो पता नहीं, मुझे थोड़ी सी बड़ी कर दो सर। नहीं, इसमें देवबंद रोड से जी मैं दिखवाता हूँ। दिखवाने के बाद ही उसको क्या था, कई निजी भूमि में कह रहा है कि नहर पे सड़क का किनारा।
वहीं नारसन ब्लॉक के गदरजुड्डा गांव स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ ही समय के अंतराल में चौथी बार चोरी की घटना सामने आई है। लगातार हो रही इन चोरियों को लेकर आंगनबाड़ी संचालिका परेशान है। उनका आरोप है कि पुलिस और विभागीय अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। ये गांव गदरजुड्डा है, आंगनवाड़ी केंद्र है संख्या 5। और जब सुबह 8:30 बजे केंद्र खोला तो देखा कि यहाँ पर तेल की बोतल खिंडी पड़ी थी। और फिर मैंने अपनी इधर रसोई देखी, रसोई में तो आरओ, गैस सिलेंडर और बर्तन सब उठा लिए गए और लैट्रिन बाथरूम का मेरा दरवाजा फाड़ लिया गया। ये शिकायत हमने सुबह ही मैडम से अपने सुपरवाइजर से फ़ोन कर दिया था और थाने में भी रिपोर्ट फ़ोन किया था, सूचना दे दी थी सब जगह। और यहाँ पर आए भी थे 2 पुलिस वाले देखने के लिए। मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में मुख्य सड़क पर जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों के लिए एक राहत भरी खबर है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने लोक निर्माण विभाग से कहकर 70 मीटर ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। ये सड़क लेवल से नीचे होने के कारण बारिश में यहां 1 फीट तक पानी भर जाता था, जिससे कई गाँव के लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की शिकायत पर करतार सिंह भड़ाना ने PWD के अधिकारियों से बात की और अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अन्य मंत्री ने मौके पे आकर अभी पिछले हफ्ते देखा था इसको, लोगों ने समस्या रखी, तुरंत PWD के अधिकारी यहाँ बुलाए गए और उनसे कहा कि 8 से 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर से पहले शुरू हो जाएंगे। उसमें 73 करोड़ का बाईपास मुडलाना, एक सर की वो है रजवाया है, एक ये पुल लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का ये पुल होगा लिबरहेड़ी वाला। और ऐसे कई प्रोजेक्ट, एक वो है यहाँ पे स्टेडियम, 5 करोड़ रुपए के आसपास बाबूजी अपनी जेब से जो नेक कमाई है उससे खर्च कर रहे हैं हर गांव में। उससे पहले भी यही सड़क जो का जो टुकड़ा लगा था ये भी उन्हीं के वजह से लगा था और अब भी उन्हीं के प्रस्ताव से यहाँ पानी भरता था। इसलिए इस टुकड़े का निर्माण जो लगभग 70 मीटर ये लगाया जा रहा है। उसके बाद जब भी अगर भविष्य में इसकी आगे जरूरत पड़ी तो तुरंत 10 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा इसे आगे। वहीं COER यूनिवर्सिटी में मेकर भवन फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक टिंकर स्लैब का शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक स्टूडेंट मैनेज्ड मेकर स्पेस छात्रों को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। लैब का उद्घाटन COER यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट JC जैन, मेकर भवन फाउंडेशन के संदीप नेतेकर और कई सारे दिग्गज लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उत्तराखंड की ये भवन तो फर्स्ट लैब और ये जरूरत है पूरे देश की। अगर आज की तारीख में इंजीनियरिंग जो है कंसर्वेटिव जो मोस्ट एडवांस स्टेज में ले जाना है तो इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट करना हर एक स्टेट को, हर एक नेशन को बहुत जरूरी है। तो कोर इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड में पहली क्रिएट हुई है, ये एक अच्छे लेवल पर ले जाएंगे तो देश का स्टूडेंट को फायदा हुआ है कि पहले जो जॉब मिलते थे या इनोवेशंस होते थे तो पुरानी टेक्नोलॉजी और पुरानी एजुकेशन सिस्टम से होते हैं। आज की तारीख में कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है तो बहुत फास्ट पेस से करना होता है। यहाँ पर जो फैसिलिटी क्रिएट की हुई है वो इस तरह की है क्योंकि फास्ट पेस से स्टूडेंट को लर्न कराएगी, टेक्नोलॉजी को टीम वर्क कैसे करते हैं वो सिखाएगी। बड़े समस्या को निवारण करने में 1840 के दशक में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो कि गंगा जी को हरिद्वार से लेके कानपुर तक जोड़ा था। उस प्रक्रिया में काफ़ी सारे इस इलाके के, खास करके रुड़की के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके इच्छा शक्ति की वजह से वो बहुत ही अद्भुत प्रकल्प पूरा हो पाया। इसीलिए आविष्कार क्षमता और देश के लिए योगदान करने की क्षमता। हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती ने अपना नाम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है।
इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम ने गंगा सभा को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि गंगा सभा पिछले 109 सालों से लगातार गंगा आरती का आयोजन कर रही है, जो कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी गंगा आरती जारी रही, जिसने इस रिकॉर्ड को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। ये एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड है जिसे न तो कोई आज तक तोड़ पाया है और न ही भविष्य में कोई तोड़ पाएगा। किस संस्था के आप क्या हैं? मैं पंडित सुरेश मिश्रा हूँ। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ऑथेंटिक रूप से मैं आपके बीच में आया हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बनाई हुई संस्था श्री गंगा सभा लगातार अनवरत गंगा आरती का आयोजन पिछले 109 वर्षों से लगातार करती आ रही है और ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है कि किसी भी संस्था के माध्यम से लगातार अनवरत गंगा माई की आरती एक समय पर निर्धारित समय पर होती है और कोरोना काल में भी इस आरती का आयोजन लगातार हुआ। यह विश्व स्तरीय एक घटनाक्रम है जिसको कि ऑथेंटिक रूप से ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह जो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड जो हमको मिल रहा है गंगा सभा को, ये निश्चित रूप से पूरे हरिद्वार के लिए, इस हमारी पूरी धार्मिक नगरी के लिए, सभी हरिद्वार वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम एक सनातनी परंपरा, इस गंगा आरती की, मां गंगा की इस सनातनी परंपरा को लेकर के भी हम पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में गंगा जी की निर्बाध आरती, निर्विघ्न आरती एक निश्चित समय पर दोनों समय करते हैं और यह यदि पूरे विश्व के अंदर अपना एक रिकॉर्ड स्थापित करता है तो निश्चित रूप से आप सभी हरिद्वार निवासी, हमारी गंगा सभा के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्तागण, समस्त सदस्यगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देकर के विराम लगा दिया है। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पराशर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जो कुत्ते आक्रामक हैं या रेबीज से ग्रस्त हैं उन्हें शेल्टर होम में रखना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को संतुलित और व्यवहारिक बताया। उनका कहना था कि यह फैसला जानवरों के अधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने जो फैसला दिया है वो सही है, लेकिन जिन जानवरों को या जिन जो स्ट्रीट डॉग हैं वो जो संक्रमित हैं या जिनको रेबीज वगैरह है उनको जो है शेल्टर हाउस में लेके जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जो बाहर हमारे जो पालतू जानवर हैं या जो पालतू कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको जो है सरकार की तरफ से उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अरे यहाँ जो है चींटी से लेकर हाथी तक सनातन में वो सब पूजनीय है और कुत्ता जो है वो वैसे भी भैरव जी का वाहन है। और अगर आप नंदी को देखोगे, नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है। और कौवे को देखोगे तो वो है क्या नाम है, शनिदेव का वाहन है। उल्लू को देखोगे तो वो हमारी लक्ष्मी जी का वाहन है। तो हमारे सनातन में जितने भी जीव जंतु हैं कहीं ना कहीं पूजनीय है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ इस बात के लिए निश्चित रूप से देखिए एक व्यवस्था बननी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए और उस व्यवस्था का तो किया जाएगा सही स्वागत। अगर अनावश्यक रूप से अगर जीव जंतुओं का आप उत्पीड़न करेंगे निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।